नमस्कार, स्वागत है आपका दिशा एकेडमी वायरलेस पर। तो आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का जो चैप्टर है सरल रेखा में गति। ठीक है, और चैप्टर हमारा इसका 2 है 11th क्लास का। और इसमें हम देखेंगे कलन विधि द्वारा समान त्वरण से गतिमान कण के गति के समीकरण। ठीक है, यानी कि जो इंटीग्रेशन है उस मेथड से हम, यानी कि जो गति के समीकरण है, गति के समीकरण पहला क्या है, पहला हमारा है v इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये जो समीकरण है हम क्या करेंगे, इनको कलन विधि द्वारा देखेंगे, यानी इंटीग्रेशन मेथड से इनको सूत्र बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इनको हम शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे गति नंबर 1, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण इसको देखेंगे। चलिए, तो यहां पर हम देखेंगे गति का प्रथम समीकरण, उसको हम कलन विधि द्वारा किस तरह से बनाएंगे। देखिए, माना किसी क्षण t पर सूक्ष्म समय अंतराल, सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है, समय अंतराल dt, जब हम बहुत छोटी कोई यानी कि इकाई लेते हैं, नापते हैं, तो हम क्या करते हैं dt या फिर डेल्टा t से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, समय को, यानी कि छोटा समय अंतराल है, यानी कि सूक्ष्म समय अंतराल है, तो हमारा क्या हो जाएगा dt में वस्तु का जो वेग है वो dv परिवर्तन है, यानी कि जब छोटा समय है तो हमारा यानी कि उसकी चाल में परिवर्तन होगा, वो भी हमारा कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा dv परिवर्तन होता है। ठीक, तो यहां पर हम निकालेंगे त्वरण, त्वरण a इक्वल टू हमारा क्या होता है, त्वरण बराबर होता है हमारा d, यानी वेग परिवर्तन अपॉन में समय अंतराल dt। ठीक है, ये है। अब ध्यान दीजिए, इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा a dt इज इक्वल टू dv। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेने पर, ठीक है, इंटीग्रेशन लेंगे तो यहां पर ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये आगे रहेगा, इसके साथ हम करेंगे dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और dv। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी चेंजिंग होगी, क्या होगा, यानी कि लिमिट लगेगी। लिमिट क्या होगी, पहले हम ये सोच लें। देखिए, t है यानी कि समय, अगर मान लीजिए हमारी वस्तु क्या है, स्थिर है, एक जगह पर रुकी हुई है, तो वहां पर क्या होगा, यानी कि समय क्या लगेगा, शून्य होगा। प्रारंभ में समय क्या होगा, शून्य। उसके बाद कुछ समय बाद, तो कुछ समय बाद यानी कि उसको हम t मान लेंगे, यानी कि जो समय हुआ है उसको हमने t मान लिया। अब यहाँ पर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग होता है। प्रारंभिक वेग हमने बताया था u से डिनोट करते हैं, और अंतिम वेग जो होता है वो हम प्रारंभिक वेग, ठीक है, और v जो है वो अंतिम वेग है, अंतिम वेग। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। तो प्रारंभिक वेग हमारा होगा, जो नीचे लिमिट लगती है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और ऊपर जो होती है उसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, a इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, यानी कि इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा dt। ठीक है, मैथ वाले जो पढ़े होंगे तो d यानी कि इंटीग्रेशन dx होता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, x हो जाता है। ठीक, यदि यहां पर x और dx है तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, आगे भी अभी जब हम और भी समीकरण करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, काम में आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि dt है तो यानी कि dx, तो x का कितना हुआ, dx का कितना हुआ, x हुआ, उसी हिसाब से dt हमारा कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। लिमिट जो लगी है वही रहेगी, यानी कि 0 से t, यानी कि लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट कितनी है, t है, इज इक्वल टू, यहां पर भी वही होगा, dv है तो यहां पर क्या हो जाएगा v, लोअर लिमिट हमारी u है, अपर लिमिट हमारी v है। ठीक है, अब हम इसकी लिमिट लगाएंगे
तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे लिमिट से। तो यहाँ पहले हम देखिए यहाँ पर सॉल्व कैसे करते हैं, अपर लिमिट पहले रखते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं माइनस करके। ठीक है, तो अपर लिमिट कितनी है टी, तो टी यहाँ पे जो भी यहाँ पर लिखा है जिसके सापेक्ष हमने किया है उसी में ही यानी कि उसी की जगह पर हमको लिमिट रखनी होती है। तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर अपर लिमिट हमारी टी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे टी, और यहाँ पर लोअर लिमिट है टी की जगह पर रखेंगे माइनस के 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर करेंगे v की जगह पर v रखेंगे। ठीक है, माइनस, उसके बाद माइनस करेंगे उस क्या रखेंगे v की जगह पर, लोअर लिमिट कितनी है u, तो v की जगह हम कितना रखेंगे u रखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे a t हो जाएगा इक्वल टू ये हमारा रहेगा v माइनस के u। ठीक है, v माइनस यू हो गया। अब क्या करेंगे इसको यहां पर इधर भेजेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस हो जाए प्लस ए टी। ठीक है, ये हमारा हो गया गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, प्रथम समीकरण क्या हुआ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, अब हम देखेंगे गति का द्वितीय समीकरण। चलिए दूसरा हम देखेंगे गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, गति का द्वितीय समीकरण क्या है, माना किसी छड़ टी पर वस्तु सूक्ष्म समय अंतराल dt में कितनी दूरी तय करती है, यानी कि छोटे समय में छोटी ही दूरी तय करेगी, तो यहां पर ds दूरी तय करती है। ठीक है, दूरी तय करे, तब तात्क्षणिक वेग हो जाएगा, एक मिनट, तात्क्षणिक वेग v इक्वल टू d यानी दूरी बटे में समय होता है ds अपॉन में dt। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर v इंटू डी टी इज इक्वल टू ds। तो ds को हम इस तरफ लिख लें और v dt को इस तरफ लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन लेंगे, तो इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। ठीक है, dt हो गया। आगे आप देखिए यहां पर v है, v का मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, v इक्वल टू रखेंगे u प्लस ए टी, यानी कि v की जगह पर कितना रखेंगे हम a यानी u प्लस ए टी। ठीक है, तो यहां पर इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस ए टी। ठीक है, और dt। ठीक है, अब देखिए इसके सापेक्ष यानी किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे। लिमिट भी लिखनी होगी यहां पर, तो लिमिट क्या होगी, देखिए यहां पर समय यानी कि अगर वस्तु नहीं चलती है, समय नहीं, यहां पर दूरी है। ठीक है, तो वस्तु जब नहीं चलेगी तो प्रारंभ में उसकी दूरी जो होगी वो कितनी कहलाएगी, शून्य कहलाएगी, यानी कि शून्य हो गई। उसके बाद वस्तु का वेग होगा, तो कुछ दूरी तय करेगी, उसको हमने मान लिया s। क्या मान लिया, s दूरी तय करती है। ठीक है, इधर हमारी क्या हो जाएगी, t है, समय पहले कितना होगा, शून्य होगा, उसके बाद कुछ समय बाद यानी कि t समय बाद, तो कितना हो जाएगा, हमने अपर लिमिट कितनी ले ली t। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा s। पहले हम क्या करें, इसको अलग अलग कर लें। ठीक है, क्या करें, इसको हम अलग अलग कर लें। चलिए देखिए अलग अलग करेंगे, तो पहले तो इसको ऐसा ही लिख लें, 0 और अपर लिमिट s और इधर ds इज इक्वल टू यहां पर कितनी 0, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितनी है t है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर u dt हो जाएगा, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाइए, फिर इंटीग्रेशन लगा लीजिए। ठीक है, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t और at लिखा हुआ है यहां पर, तो at और dt। ठीक है, ये लिखा है। अब इधर ध्यान दीजिए, अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, इसको हम करेंगे ds, तो क्या हो जाएगा हमारा, s हो जाएगा
लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट s है, इज इक्वल टू, यहां पर u का होगा नहीं क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो u आगे चला जाएगा हमारा, तो u और कितना हो जाएगा dt का कितना हो जाएगा t, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट t है, ठीक है। प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाइए। उसके बाद कितना लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है ए टी, तो टी के सापेक्ष हम करेंगे तो ए हमारा कांस्टेंट है, यानी कि ए आगे रहेगा, और टी का जब हम करेंगे dt तो यहां पर टी कितना हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में रहेगा 2, ठीक है। अभी हमने पहले बताया था, जब हम पहला समीकरण बना रहे थे तो हमने बताया था कि d अगर हम करेंगे इंटीग्रेशन x dx का करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन में 2 लिखेंगे, यही बताया था हमने। तो यहां पर हम कर रहे हैं किसका, यानी कि a आगे आ जाएगा t dt के साथ कर रहे हैं, ठीक है। t का dt के साथ कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो इसको हम हटा दें, तो देखिए यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट लगाकर s अपर लिमिट है तो s की जगह s रखेंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट 0 है तो s की जगह 0 रखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू u, ठीक है। उसके बाद t अपर लिमिट कितनी है t, तो t की जगह t रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो t की जगह 0 रखेंगे, प्लस a है, ठीक है। और यहां पर लिमिट भी रहेगी, लिमिट क्या रहेगी 0 से t तक, यही रहेगी। तो यहां पर क्या होगा, देखिए t की जगह पर अगर t रखेंगे तो t स्क्वायर ही रहेगा अपॉन में 2, माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0, तो इसकी जगह 0 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब करिए तो s इज इक्वल टू, इसका t रहेगा तो ut हो जाएगा, ut, और प्लस इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो s इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया सूत्र गति का द्वितीय समीकरण का, ठीक है। ये हो गया हमारा गति के द्वितीय समीकरण का सूत्र, यानी कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब चलिए आगे हम देखेंगे गति का तृतीय समीकरण, ठीक है। अब ये हमारा इसका लास्ट है, तो क्योंकि हमने 3 ही बताए थे कि 3 समीकरण हम बनाएंगे, ठीक है। गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण और गति का तृतीय समीकरण, तो ये हमारा लास्ट है, ठीक है। गति का तृतीय समीकरण, माना वस्तु सूक्ष्म समांतराल dt में ds दूरी तय करती है, ठीक है, ds दूरी तय करती है, और उसी समय जो अंतराल, उसी समांतराल में क्या है, उसके वेग में जो परिवर्तन है वो dv हो जाता है, ठीक है। तो तात्क्षणिक वेग यहां पर हो जाएगा हमारा, तात्क्षणिक वेग v इक्वल टू dv अपॉन में dt, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, यदि हम ds अपॉन में ds गुणा और भाग दोनों कर दें तो हमारा कोई चेंजिंग होगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में, यानी कि जो इसको कर रहे हैं इसमें थोड़ी चेंजिंग हो जाएगी, dv अपॉन में इसको हो जाएगा ds, ठीक है, और इधर हो जाएगा ds अपॉन में dt, ठीक है, ये चेंजिंग इसमें हो जाएगी। अब देखिए ds अपॉन में dt हमारा किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है, यानी दूरी बटे में समय किसके बराबर होता है, चाल के बराबर होता है, ठीक है। तो वेग के बराबर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा v और dv अपॉन में ds, और यहां पर ये हो जाएगा v के बराबर में, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, v के। एक मिनट, ये त्वरण होगा, वेग नहीं करेंगे, त्वरण करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, त्वरण, a बराबर करेंगे, a बराबर हो जाएगा, ठीक है। वेग परिवर्तन अपॉन में समय अंतराल, ठीक है, वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल हमारा a के बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ a के बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो a ds इक्वल टू v और dv, ठीक है।
चलिए इंटीग्रेशन लेंगे, तो इंटीग्रेशन लेने पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लीजिए, ए को आगे करेंगे और ds रहेगा इक्वल टू, यहाँ v यानी इंटीग्रेशन v है ना, v के ही सापेक्ष कर रहे हैं तो v रहेगा और dv रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें कुछ लिमिट भी होगी, तो लिमिट क्या होगी, देखिए यहाँ s है तो पहले 0 से s तक, इसमें v है तो u से v तक। ठीक है, ये रहेगा। चलिए तो अब हम करेंगे इसका लिमिट सॉल्व करेंगे a इंटीग्रेशन से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा s और लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है s इज इक्वल टू, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, और लोअर लिमिट कितनी है u, अपर लिमिट कितनी है v है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं। देखिए लिमिट को सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पर हमारा क्या होगा a इक्वल a और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना s है। ठीक है, तो s पहले हम अपर लिमिट सॉल्व करते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट सॉल्व करके, तो s माइनस के 0 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना होगा, यानी कि अपर लिमिट v है तो v की जगह v रखेंगे तो हमारा v रहेगा, तो v स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, लोअर लिमिट u है तो कितनी हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, v की जगह हमारी लोअर लिमिट जो u है तो v की जगह कितना रख देंगे, हम रख देंगे u। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो as हो जाएगा इज इक्वल टू, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, होगा इसका 2, क्योंकि हर समान है तो एलसीएम 2 हो गया। ठीक है, ऊपर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर। ठीक है, 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2as इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए u स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, सीधा करके इसको लिख लेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये बन गया गति का तृतीय समीकरण। ठीक है, तो ये थे हमारे गति के 3 समीकरण जिनको हमने कलन विधि द्वारा सॉल्व किया है। ठीक है, और इसके आगे जो भी हैं सूत्र या फिर इसके न्यूमेरिकल्स हैं, जो लिंक है या फिर आई बटन पे देख सकते हैं या फिर हम उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।